समंदर की गहराइयों में 1987 में रिकॉर्ड हुई दो अजीब आवाजों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम और एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा थी। ये आवाजें अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के रडार पर रिकॉर्ड हुई। हैरानी की बात यह थी कि यही आवाजें 5000 किलोमीटर दूर दूसरे रडार पर भी रिकॉर्ड की गईं। जब इन आवाजों की लोकेशन का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि ये साउथ पैसिफिक ओशन के एक बेहद रिमोट हिस्से में समंदर के अंदर से आई थीं। इन्हें ब्लूप नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू हुई। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये आवाजें किसी बहुत बड़ी चीज की होनी चाहिए। कई सालों तक यह अफवाह फैलती रही कि समंदर के इस हिस्से में कोई विशालकाय समुद्री प्राणी रहता है, लेकिन 2012 में NOAA ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि ये आवाजें ग्लेशियरों के हिलने यानी ग्लेशियल मूवमेंट के कारण हुई थी। हालांकि आज भी इन आवाजों की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट नीमो, जो साउथ पैसिफिक ओशन में स्थित है। यह जगह इतनी रिमोट है कि इसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक जमीन का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं। पॉइंट नीमो से सबसे नजदीकी जमीन 2688 किलोमीटर दूर है, जो अंटार्कटिका का एक हिस्सा है। यहाँ से करीबी आबादी वाला हिस्सा चिली का तटीय क्षेत्र है, जो 3334 किलोमीटर दूर है, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जो लगभग 4700 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो इतना वीरान है कि यहाँ से सबसे नजदीकी इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री दिन में 1 या 2 बार इस पॉइंट के ऊपर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुजरते हैं। इस जगह की अलग थलग स्थिति के बावजूद इसका एक खास उद्देश्य है। पॉइंट नीमो अंतरिक्ष से लौटने वाले टूटी हुई सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और रॉकेट्स के टुकड़ों का कब्रिस्तान है। यहाँ वो आविष्कार दफन है जिन पर कभी बेहिसाब पैसा खर्च किया गया था। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, पॉइंट नीमो की खोज से पहले इन सैटेलाइट्स को कहां गिराया जाता था और आखिर इन्हें गिराने की जरूरत क्यों पड़ती है। पॉइंट नीमो की कहानी जितनी रहस्यमय है उतनी ही रोमांचक भी। यह जगह साउथ पैसिफिक ओशन में 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। यह इतना विशाल क्षेत्र है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस भी समा सकता है, और फिर भी इतनी जगह बच जाएगी कि मिस्र जैसी 5 देश और समा जाएं। लेकिन इस विशाल क्षेत्र में इंसानों की कोई आबादी नहीं है। सिर्फ इंसान ही नहीं, यहाँ समुद्र के नीचे भी जीवन बहुत सीमित है। रिसर्च के मुताबिक यहाँ की परिस्थितियाँ समुद्री जीवन के लिए बेहद कठिन हैं। पॉइंट नीमो एक ऐसा स्थान है जहाँ पानी का तापमान ठंडा है और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स न के बराबर हैं। यह कमी ओशनिक करंट्स की वजह से होती है, जहाँ पानी गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों का पानी यहाँ सही तरीके से नहीं पहुँच पाता। न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण प्लैंकटन और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की संख्या बेहद कम है, जो फूड चेन का आधार बनते हैं। पॉइंट नीमो की गहराई लगभग 3700 मीटर 12100 फीट है। इतनी गहराई पर सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, जिससे यहाँ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जो भी समुद्री जीवन यहाँ मौजूद है वह गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों जैसे स्क्विड्स, बायोलुमिनेसेंट मछलियाँ और अन्य प्रजातियों तक सीमित है, जो चरम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। 1992 में एक कैनेडियन इंजीनियर ने गणितीय कैलकुलेशंस की मदद से पहली बार पॉइंट नीमो को खोजा। यह स्थान इतना दूरस्थ है कि इसको खोजने वाले इंजीनियर ने खुद कभी यहाँ कदम नहीं रखा। पहली बार 2001 में इसे रशियन स्पेस एजेंसी ने इस्तेमाल किया। चूंकि पॉइंट नीमो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, इसलिए इसे कोई देश अपना अधिकार नहीं मानता। यही वजह है कि दुनिया की विभिन्न स्पेस एजेंसियों को यहाँ अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स गिराने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 23 मार्च 2001 को रशियन स्पेस स्टेशन मीर को 15 सालों की सेवा के बाद डी-ऑर्बिट कर पॉइंट नीमो में गिराया गया। इसके बाद से यह स्थान विभिन्न स्पेस एजेंसियों के लिए एक आदर्श स्पेसक्राफ्ट कब्रिस्तान बन गया। पिछले 23 सालों में इस जगह पर 260 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स का मलबा जमा हो चुका है। अब बात आती है कि सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को इतनी बारीकी से पॉइंट नीमो तक कैसे लाया जाता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक प्रिसिजन की जरूरत होती है। जब कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट अपनी सेवा समाप्त कर लेता है तो उसे डी-ऑर्बिट किया जाता है
और बेहद सावधानी से पृथ्वी के वायुमंडल में लाया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह पृथ्वी पर किसी आबादी वाले हिस्से में गिरने के बजाय सीधे पॉइंट नीमो के गहरे और निर्जन जल में गिरे। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, 2030 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की सेवा समाप्त हो जाएगी और उसे भी डीकमीशन कर पॉइंट नीमो में दफनाया जाएगा। इस तरह यह जगह भविष्य में भी हमारी मानव निर्मित अंतरिक्ष तकनीकों का अंतिम विश्राम स्थल बनती रहेगी। स्पेस ऑब्जेक्ट्स की कहानी बेहद दिलचस्प और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती है। लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाए गए ये ऑब्जेक्ट्स हमेशा के लिए नहीं बनाए जाते। जैसे हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तय होती है, वैसे ही स्पेस में घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स की भी एक निश्चित अवधि होती है। जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है तो उन्हें वॉलेटाइल क्रैश करना अनिवार्य हो जाता है। अगर ऐसा न किया जाए तो वे अनकंट्रोल्ड होकर कभी भी ऑर्बिट से निकल सकते हैं और जमीन पर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। 1987 में सोवियत सैटेलाइट कॉस्मस 955-4 में तकनीकी समस्या आई और इसका संपर्क बेस स्टेशन से टूट गया। यह सैटेलाइट कुछ समय तक ऑर्बिट में रही, लेकिन फिर आउट ऑन ऑफ कंट्रोल होकर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। सबसे बड़ा खतरा यह था कि इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद था जिससे इसे पावर मिलती थी। अंततः यह सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुई और जलकर राख हो गई। हालांकि इसका रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉर्थ कनाडा में फैल गया। इसके बाद ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट शुरू किया गया, जिसका मकसद इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढूंढकर साफ करना था। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी इंसान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट्स के खतरों को उजागर कर दिया। 1997 में एक और विचित्र घटना हुई। ओक्लाहोमा की लोटी विलियम्स पार्क में वॉक कर रही थी जब अचानक उनके कंधे पर कुछ गिरा। यह डेल्टा 2 रॉकेट का टुकड़ा था जो वायुमंडल में प्रवेश करते समय बिखर गया था। हालांकि लोटी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इस घटना ने स्पेस ऑब्जेक्ट्स की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। इन हादसों को देखते हुए स्पेस एजेंसियों ने निर्णय लिया कि सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को वीरान महासागरों के ऊपर ही गिराया जाएगा। जब तक पॉइंट नीमो का पता नहीं चला था, तब तक यह काम पैसिफिक ओशन या पृथ्वी के रिमोट हिस्सों में किया जाता था। सैटेलाइट्स को ऑन ऑर्बिट से निकालने की प्रक्रिया बेहद सटीकता से की जाती है। इसमें लगे थ्रस्टर्स की मदद से इन्हें धीरे धीरे ऑर्बिट से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश से पहले थ्रस्टर्स को दोबारा सक्रिय किया जाता है, जिससे उनकी दिशा पॉइंट नीमो की ओर मोड़ी जा सके। स्पेस में हवा और प्रेशर न होने की वजह से फ्रिक्शन नहीं होता। सैटेलाइट्स बिना किसी पावर के महीनों तक ऑर्बिट में घूम सकती हैं, लेकिन जब ये 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो फ्रिक्शन के कारण उनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस दौरान वे एक जलती हुई फायरबॉल का रूप ले लेती हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स पृथ्वी के आबादी वाले हिस्सों पर गिरने के बजाय पॉइंट नीमो जैसे वीरान और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। पॉइंट नीमो का तापमान सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स में लगे धातु को पिघलाकर राख कर देता है। ज्यादातर मामलों में मलबा वायुमंडल में प्रवेश करते ही भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ मलबा जमीन पर भी गिर सकता है, जो आबादी वाले क्षेत्रों में गिरने पर भारी नुकसान का कारण बन सकता है। यही वजह है कि इन्हें पॉइंट नीमो के 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में गिराया जाता है, ताकि इंसानों और पर्यावरण को इससे बचाया जा सके। इसका नाम नीमो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है नो वन, यानी कोई नहीं। इस नाम को इस जगह के लिए उपयुक्त माना गया क्योंकि यहाँ ना इंसान बसते हैं न समुद्री जीव, और यह स्थान इतना दूर दराज है कि यहाँ से जहाज भी नहीं गुजरते। जहाज ऐसी लोकेशन से बचते हैं जहां इमरजेंसी की स्थिति में मदद पहुंचाना मुश्किल हो। अगर आप कभी पॉइंट नीमो में फंस जाएं, तो वहां मदद पहुंचने में काफी समय लग सकता है। जहाज को वहां पहुंचने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे एयरक्राफ्ट जो 3000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकें, दुनिया में बहुत ही कम है। उनमें से कुछ हैं सिकोर्स्की S-92, AW101 वेस्टलैंड और लॉकहीड मार्टिन V-71, लेकिन ये भी बिना रिफ्यूलिंग के वहां पहुंचने और लौटने की क्षमता नहीं रखते। पॉइंट नीमो तक पहुंचना और वहां अंडर वाटर रिसर्च करना वैज्ञानिक समुदाय का एक सपना है। हो सकता है भविष्य में यहाँ रिसर्च की जाए और 1987 में सुनी गई रहस्यमयी आवाजों के पीछे का सच उजागर हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में।